स्वीकार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय विनोद सुल्तानपुरी जी। एक बार जरा फिर से अभिवादन कीजिए जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आज इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हमारी सम्मानित अध्यक्षा, आदरणीय हमारे बीच CWC के परमानेंट इनवाइटी गुरिंदर सिंह संपल जी और आदरणीय विनोद सुल्तानपुरी जी जो कांग्रेस प्रत्याशी है और सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स। समय का भाव है जिस तरह मुझे आदेश हुआ है, तो सबसे पहले मैं आप सभी के मार्गदर्शन के लिए मंच पर बुलाना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, AICC के प्रवक्ता और ठियोग विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक आदरणीय कुलदीप सिंह राठौर जी का कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मंच पे बैठे हिमाचल प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे पार्टी के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी जी, रोहित ठाकुर जी जो इस संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं, हर्षवर्धन जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी जी, विनय कुमार जी और हमारे यहाँ पे आए अवर साहब राकेश सिंघा जी जो इंडिया अलायंस के सदस्य हैं। मैं ज्यादा नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि संजय चौहान जी, क्योंकि समय का अभाव है। साथियों, आप लोग एक फैसला करने जा रहे हैं देश में, आप लोग एक फैसला देश में करने जा रहे हैं। क्या आपको अपने संविधान को बचाए रखना है या नहीं? क्या आपको लोकतंत्र को बचाए रखना है या नहीं? ये दो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर ये चुनाव हो रहा है। आज देश की हवाएं और फिजाएं बदल रही है। आज चौथे चरण का चुनाव चल रहा है और तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ, जो NDA अलायंस है, निश्चित रूप से वो हमारे इंडिया अलायंस से पीछे चल रहा है और ये इस बात को इंगित करता है, ये इस बात को इंगित करता है कि हमारे अलायंस की बहुत बड़ी वापसी जो है होने वाली है। और जब चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आएंगे, नरेंद्र मोदी निश्चित तौर से सत्ता से बाहर होंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन आज जिस ढंग से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम इनके जो नेता हैं, अगर आप उनकी शारीरिक भाषा देखें, बिल्कुल बदल चुकी है। प्रधानमंत्री अनाप शनाप जो है बातें करने में लगे हैं। इस बात को दर्शाता है कि इनकी जो इंटेलिजेंस है, इनकी जो सूचनाएं है, उसके मुताबिक तीनों जो चरण हुए चुनाव के, उसमें भारतीय जनता पार्टी और इनके साथी जो है पूरी तरह पिछड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये चुनाव मुद्दों पे नहीं हो रहे। 10 वर्ष पूर्व जब चुनाव हुए थे, उस वक्त जो वायदे किया था इन्होंने देश की जनता से कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे और कायदे से 10 साल में 20 करोड़ जो है रोजगार होते हैं। इन्होंने वायदा किया था देश की जनता से कि हम जो है महंगाई को कम करेंगे, हम काला धन वापिस लाएंगे, हर हवाई चप्पल वाला जो है हवाई जहाज में घूमेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो चुनाव जो है भावनाओं को भड़का के लड़ेंगे। जो पुलवामा की घटना हुई, जो बालाकोट की घटना हुई, उसके बाद इन्होंने देश में एक ऐसा माहौल बनाया
और आज वही परिस्थिति है। आज बात हो रही है मोदी साहब की गारंटी की। आपकी गारंटियों का विश्वास हम कैसे करें? जो गारंटियां जो आपने पहले जनता से वादे किए थे, आपने कोई वादा पूरा नहीं किया। आज आप देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप देश में भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जितनी धर्म निरपेक्ष ताकतें हैं वो सब इकट्ठी हुई है इंडिया अलायंस के अंतर्गत। उसमें सब लोग शामिल हैं और सबने एक मन बनाया है कि देश में जो जनता है तय कर चुकी है कि हमें अपने देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बचाए रखना है। हमको कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को सत्ता में लाना है और मोदी को बाहर करना है। साथियों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा शासन था, किस तरह से हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हुई, वो पूरे प्रदेश की जनता देख रही और जनता माफ नहीं करेगी। ये पिछले दरवाजे से लोकतंत्र को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से गोवा में हुआ, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनी हुई सरकारें थी उन सरकारों को उन्होंने गिराया और वही ऑपरेशन लोटस लेकर ये हिमाचल प्रदेश आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के उन विधायकों का नहीं जो बिक गए। मैं उन विधायकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतने प्रलोभनों के बाद भी कांग्रेस पार्टी से जो है उन्होंने अपना नाता नहीं तोड़ा, कांग्रेस पार्टी के साथ जो है खड़े रहे। आज ऑपरेशन लोटस फेल हो चुका है। आज प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह से इनको चुनाव में पराजित करना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अभी कांगड़ा गया था, कांग्रेस पार्टी ने बड़े मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। कांगड़ा से हमारे जो बहुत बड़े नेता हैं, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं आनंद शर्मा जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ की जनता ने तय किया है कि हम एक मजबूत नेता को जो है लोकसभा में भेजेंगे। मंडी में वो स्थिति है, हमारे जो युवा उम्मीदवार है विक्रमादित्य सिंह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और निश्चित तौर पर वहाँ भी जीत होगी। और शिमला में आज हमने नामांकन किया है, हमारा जो युवा विधायक है विनोद सुल्तानपुरी, एक भला नौजवान है, एक पढ़ा लिखा नौजवान है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जिस ढंग से पूरे प्रदेश में हवा चल रही है, हम ये सीट जो है बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। और जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में समझती थी, हमीरपुर की सीट, आज वहाँ भी हौसले पस्त है और आज हमारा वहाँ जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहा है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर भी चुनाव हारने वाला है और हमारा कांग्रेस जीतने वाला है। साथियों, हिमाचल प्रदेश में जो थोड़े समय में काम हुए, हमको आपदा का सामना करना पड़ा। मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को कि आपदा के समय में भी हमने पूरा प्रयास किया, हमारी सरकार ने प्रयास किया, हम जनता के साथ खड़े हुए। और उस समय जब हमें मदद की जरूरत थी, जब हमें केंद्र से मदद की जरूरत थी, हिमाचल के साथ जो है भेदभाव किया गया और कोई मदद हमारी नहीं की गई। बाकी तफसील से तो इसमें मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि देश में संविधान की रक्षा हो, हाँ या ना? क्या आप चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप देश का कायम रहे, हाँ या ना? निश्चित तौर पे हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और जो ये 400 का नारा है, ये जो 400 का नारा है, ये झूठा साबित होने वाला है। मैं बोलूंगा अब की बार, आपने बोला 400 में हार, अब की बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राठौर जी। वक्त का अभाव को देखते हुए मैं अब मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के युवा शिक्षित प्रत्याशी आदरणीय विनोद सुल्तानपुरी जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए विनोद सुल्तानपुरी जी का। क्या आए और यहाँ उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें।
परम आदरणीय हम सभी के लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, परम आदरणीय हमारे प्रदेश की माननीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, आदरणीय मंचासीन हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे सीपीएस, हमारे विधायकगण, आदरणीय हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हमारी महिला शक्ति, हमारी पार्टी के सभी से मैं संबोधित करता हूं आप सभी को। जब आप सभी आए हुए हैं, आप सभी को संबोधित करते हुए आज इस ऐतिहासिक दिन पे आदरणीय मेरे बड़े भाई सिंघा जी, तमाम हमारे घटक दल, मैं आज भाई मैं परम आदरणीय प्रबुद्ध हमारे साथी कार्यकर्तागण, मैं आपके बीच में थोड़ी सी बातें साझा करने आया हूं। और आज आपके द्वारा इस राष्ट्र निर्माण में जो ये आपने समय दिया है, इस समय के द्वारा मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस प्रदेश में, इस देश में अब बदलाव का जो डंका बजने वाला है वो आप सभी के बदौलत बजने वाला है। आज मैं इस जनसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए, जो एक किसान के बेटा होने के नाते अपना पूरा का पूरा पैसा उन्होंने सरकार को डाल दिया, 51 लाख रुपए, और अपने पास कोई पैसा नहीं रखा। इस तरह के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय हमारे अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी, इनसे प्रतिज्ञा से लेते हुए, इनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं इनसे कई चीजें सीखता हूं, और मैं मेरे पूज्य पिताजी जिन्होंने इस पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र का सेवा की, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूं। और उनका जीवन शैली जो रही, उसमें साधारणता, उनके जो काम करने का तरीका और बहुत ही जुझारू तरीके से सभी से मिलने का जो उनका तरीका रहा है, उससे मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं इस रास्ते पे चलते हुए अपने लोगों की सेवा के लिए समर्पित हूं। आज मैं आपके सामने उस दिन को याद करता हूं जिस दिन इस प्रदेश के ऊपर त्रासदी आई। इस प्रदेश के ऊपर जब त्रासदी आई तो हमारे जो अभी सांसद जी हैं वो चुप्पी साधे बैठे रहे। जब हमारे सेब के ऊपर इंपोर्ट की ड्यूटी लगी तो हमारे मोदी जी ने कहा कि मैं आपकी इसमें मदद करूंगा, पर हमारे सांसद जी फिर भी चुप्पी साधे रहे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग जब हमारा बन रहा था, उसमें जो डीपीआर बनाई गई, उसमें उनकी तरफ से जो संशोधन होना चाहिए था, उस संशोधन के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से 5 लोगों की जान गई। जब उसमें हमने प्रश्न विधानसभा में उठाया तो उसमें हमें ये बताया गया कि डीपीआर नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब इसके ऊपर पूरा मंथन किया जाए और आज का जो ये दिन है, इसमें ये निर्णय करना होगा कि आपका उम्मीदवार किस तरह का हो, वो आपकी आवाज उठाता है कि नहीं उठाता है। जब आपने ये देखा कि इस तरह की त्रासदी हुई, उसमें उनकी तरफ से कोई बात नहीं रखी गई। जो प्रश्नकाल होता है उसमें प्रश्न उठा सकते थे, स्टार क्वेश्चन में लिखित तरीके से बोल सकते थे, स्पीकर साहब के सामने अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर रख सकते थे। ये अनेकों तरीके थे जिसके द्वारा
हमारे सांसद जी हमारे लोगों की आवाज उठा सकते थे। पर मुझे दुखद होकर यह सूचित करना पड़ रहा है कि मात्र 2 बार वो प्रश्न उठाने के लिए 5 वर्षों में उठे। जो सांसद 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीता हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके लिए आपकी आवाज बनकर संसद में गूंजे। पर मुझे दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि 5 साल तक मोनी बाबा की तरह बैठे रहे, कोई बात ही नहीं की। और आज हमारे सभी कार्यकर्तागण यहाँ हैं और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपके लिए, आपके द्वारा जो भी काम लाए जाएंगे, आपकी बात का मान सम्मान रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी पार्टी की होगी, हमारी सरकार की होगी। और जो भी गठबंधन में साथी हैं, उनकी बात की भी बात रखने का आपके बीच में आकर आपको मैं आश्वासन देने आया हूं। भाई ये भी रुक जाओ थोड़ा देरी के, अपनी बात बोलने दो। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि हम पहाड़ी हैं और हमें उस पर गर्व है। और आपका सांसद बिकाऊ नहीं होगा, ये भी मैं बोलना चाहता हूं। आपकी बात को निडरता से रखूंगा, निष्पक्षता से रखूंगा। अनिरुद्ध भाई बोल लो, भाई पार्टी में बोलो। हाँ, तारा छोटू हूँ, तारा बेटा हूँ और तारी खातर काम करने की खातर आ रहा और आप तुम वादा करने लग रहा। जो बोलुए सच बोलुए, बिना डरो न बोलुए। हमारा प्रदेश आगे किसा बढ़ सको, एक काम करना, कुकुर बैठना नहीं ही तेज जा रहे हो। और मेरा विश्वास है तो तुम सभी जब जाने धीरे पूरी ताकत लगा रहे हो। ये इलेक्शन सांसद आप सब बढ़ने वाले हैं, ये बोल रहा हूं मैं। एक तारीख का दिन होगा और बदलाव का दिन आपके हाथ में होगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप इतनी तादाद में आए हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और चुनाव हम जीतेंगे ही जीतेंगे, आपके द्वारा जीतेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद विनोद जी। और अब मैं बड़े अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी की जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। रानी साहिबा, हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आज यहाँ आए सभी मंत्रीगण, सभी सीपीएस, सभी विधायकगण और स्टेज पे बैठे हमारे सपन साहब जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं और आज ये यहाँ की जानकारी लेकर जाएंगे और केंद्र को बताएंगे कि एआईसीसी को कि हम चारों की चारों सीटें जीतने जा रहे हैं, ऐसा हम उनसे विश्वास रखते हैं। हमारे सिंघा साहब, जिनका भी आपने बड़ा जोरदार भाषण सुना, हम इनके आभारी हैं कि आज हमारे समर्थन में आज जो इस मैदान में आए हैं, ये भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पार्टी के लोग भी सभी आपके साथ हैं। हमारे बीच में से बैठे सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, सेवा दल, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इंटर के सभी
पदाधिकारी तथा सदस्यगण और सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, आज जगह जगह से हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष और सभी कर्मठ कार्यकर्ता आए हैं। आप सबका हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो आपने इस रैली में शामिल होकर लोगों का उत्साह बढ़ाया है। हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी, जो हमारा यहाँ का बहुत ही सशक्त कैंडिडेट है, मैं बधाई देना चाहती हूँ विनोद सुल्तानपुरी जी को कि पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसा अभी आपने अपने भाषण में कहा कि आप यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको केंद्र के समक्ष उठाकर उन मुद्दों को की आवाज केंद्र सरकार पे रखेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और जैसा आपके स्वर्गीय पिताजी ने भी बहुत लंबे अरसे तक वो एमपी रहे, उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप भी उनको इस इलाके को यहाँ से नेतृत्व देंगे और केंद्र में जाकर हमारी आवाज को उठाएंगे। हमें खुशी है कि इस बार बहुत युवा नेता को पार्टी ने चुनकर आपके बीच में भेजा है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के, बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ता, मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके का जोश आपने आज यहाँ दिखाया, उसी तरह से अब आप बूथ स्तर पर जाकर काम करेंगे, अपने जोन लेवल पर जाकर काम करेंगे, आप पार्टी को मजबूती देंगे। जो ये चंद से दिन हमारे हाथ में बचे हैं, उसमें आपने ये समझना कि विनोद सुल्तानपुरी नहीं, हम सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम ही एमपी बनने जा रहे हैं। तो इस भाव से अगर आप काम करेंगे, हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने ये 15 महीने के अंदर अंदर जो अद्भुत कार्य करके दिखाया है, वो एक हमारे लिए मिसाल है कि इतने छोटे समय में आपने बहुत निर्णायक फैसले लिए हैं। आप सभी देख रहे हैं, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने ओपीएस को लागू किया और जो ओपीएस का फायदा हुआ है वो आप सब जानते हैं। एक बहुत बड़ी मांग थी हमारी, बहुत पुरानी मांग थी, जिसमें आप चाहते थे कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, और वो पेंशन भी तिगुना चौगुना बढ़कर आज सरकार ने आपको दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमने राजस्थान में भी जब हमारी सरकार थी, हमने ओपीएस वहाँ भी लागू किया था। जैसे ही बीजेपी की सरकार वहाँ आई, उन्होंने उस ओपीएस को वापस लिया। तो ये एक आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन हमारा हितैषी है, कौन सी सरकार हमारे हित में काम करने जा रही है और उन्होंने क्या क्या काम किया है। दूसरी बात जो हमने महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी। हम भी जब जनसभा में जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, तो महिलाओं का एक ही प्रश्न होता था, कब मिलेंगे हमको वो 1500 रुपए। मुझे आपको बताना है कि हमने वो 1500 के लिए वो धनराशि सरकार के पास, सरकार ने रखी थी और तुरंत हम उसको देने जा रहे थे। पर बीच में जो ये आपदा आई, ये आपदा की घड़ी आई, जिसकी वजह से हमें वो पैसा डाइवर्ट करके लोगों की आपदा के वक्त में उनके साथ खड़े होकर उनके मकान बनाने के लिए, उनकी भूमि के लिए, उनकी आर्थिक तौर से मदद करने के लिए सरकार ने वो पैसा वहाँ लगाया। अब जैसे ही वो आपदा का काम खत्म हुआ, अब हम उस पैसे को तुरंत से तुरंत हर महिला के खाते में वो 1500 रुपए देंगे। दूसरा वायदा हमने आपसे, जो दूध का उत्पादन हमारी महिलाएं करती थी, उनकी मांग थी कि हम गाय पालकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उसका रेट बढ़ाए। तो आप जानते हैं 35 रुपए से 45 रुपए सरकार ने उसका दाम दिया है। उसके लिए भी मैं सब महिलाओं की तरफ से, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं महिलाएं, उनकी तरफ से सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इनका अभिनंदन करते हैं कि आपने जो वायदे किए उसको निभाने में आपने जो अपना अहम कदम उठाए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
उसी तरह से आप जानते हैं, मैं बस संक्षिप्त में अपनी 2-4 बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। मेरे को पता है कि तपती धूप है, सभी बहुत यहाँ गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमने जब ये आपदा आई, मैं भी एक एमपी थी, मैं भी बतौर एमपी के मैंने सभी सांसदों को, चाहे वो हमारे राज्यसभा के सांसद थे, चाहे लोकसभा के सांसद थे, उन सभी को पत्र द्वारा सूचित किया कि आओ मिलकर प्रधानमंत्री के पास चलते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि हम प्रधानमंत्री में आपके साथ मिलकर हम वहां पर ये जो डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया है, इसकी स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत करवाएंगे, उनसे पैसा लेने की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास 12,000 करोड़ का जो ये नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उतना पैसा नहीं है। तो हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, पर अफसोस इस बात का है, एक भी सांसद ने मेरा साथ नहीं दिया और अंततः मैं अकेली प्रधानमंत्री के पास गई और मैंने बोला, मोदी जी, जिस हिमाचल प्रदेश को आप अपना दूसरा घर बोलते हैं, उस घर की तरफ आप नजर नहीं डाल रहे। आपने भुज में जाकर मदद की, आपने केदारनाथ में जाकर मदद की, अब हिमाचल प्रदेश में भी इतनी बड़ी त्रासदी आई है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, हमें आर्थिक मदद करें, ताकि हमारी जो जनता है, त्राही मची है लोगों में, उसमें आपकी तरफ से धनराशि आए। पर बहुत इंतजार करने पर प्रधानमंत्री ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, ना आर्थिक तौर से हमारी मदद की, ना ही हमारे राज्य को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। तो आज हम देख रहे हैं कि ऐसी घड़ी में भी इन लोगों ने ना विधानसभा में, जैसे सुल्तानपुरी जी कह रहे थे कि वहां पर भी एक सत्र माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया, इस आपदा की स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा सब मिलकर हम अपने राजनीतिक इससे उठकर क्यों ना इस आपदा की घड़ी में सब एकजुट होकर इसमें काम करें, पर उसमें वहां पर भी उनके विधायकगण का हमारे को समर्थन नहीं मिला। तो आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश का और प्रदेश का जब मौका मिला हमारे प्रदेश का उत्थान किया है। और बहुत सारी बातें कहने को थी, पर मैं संक्षिप्त में आपसे यही अब निवेदन करना चाहती हूँ कि अब हमारा इलेक्शन बहुत नजदीक आ चुका है। 1 तारीख को आप वोट देने जा रहे हैं, 1 जून को आप जो वोट डालेंगे उसमें सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोग खुद तो जाएंगे, पर जितने इर्द गिर्द में भी आपकी जान पहचान होगी, मातों की रिश्तेदारी, प्योके में, ससुराल में, बेटी के घर में, बहू के घर में, सभी को आपने कहना कि आप अपनी अपनी वोट डालने अवश्य आए। और उस दिन ज्यादा से ज्यादा मत कांग्रेस के पक्ष में पड़ना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विनोद सुल्तानपुरी जीत रहे हैं, वो अवश्य जीतेंगे, पर हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मार्जिन से ये जीते। इसके लिए आप सभी का सहयोग और सभी कार्यकर्ताओं का मैं अपील करना चाहती हूँ कि हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े और अच्छी बहुमत से इस सीट को जिताकर कांग्रेस की झोली में डालें। जहाँ तक केंद्र की बातें हैं, यहाँ पर हमारे पूर्व में रहे कुलदीप राठौड़ जी ने उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। इन्होंने कहा संविधान को खतरा है, इन्होंने कहा जिस तरीके से आज मोदी जी एक डिक्टेटर की तरह देश में काम कर रहे हैं, उससे केवल कांग्रेस पार्टी ने, हमारी कम से कम 24-25 पार्टियों ने एक जो इंडिया गठबंधन किया है, उसमें सभी की ये आवाज है कि हमारे संविधान को खतरा है, हमारे देश को खतरा है, हमको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में लोग ये निर्णय करने जा रहे, फैसला करने जा रहे कि हमको ऐसी मोदी की सरकार नहीं चाहिए जो आज ये कहती है कि मोदी की गारंटी, उन गारंटियों का क्या हुआ जो आपने कहा था हम कीमतें कम करके देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, हर खाते में 15-15 लाख देंगे। ये सारे जुमलेबाजी है और इस तरीके की जो ये बातें करते हैं उससे अब हमारा विश्वास उठ चुका है। अब हम पार्टी का साथ देंगे और इस गठबंधन की सरकार को, देश की बागडोर को सौंपेंगे ताकि हम आने वाले वक्त में इस देश का सुधार कर सके। जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं आज देश के ऊपर, उसमें हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है।
बढ़ चढ़ के सहयोग करना है और बढ़ चढ़ के हमें अपने पार्टियों को जिताकर भेजना है। आप सबका पुनः मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि आपने सभी ने आकर यहाँ विनोद सुल्तानपुरी जी के इस रैली में भाग लिया और मैं अब विश्वास करती हूँ कि अब आप घर में नहीं बैठेंगे, सभी अपने अपने कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को संभालेंगे, अपने अपने इलाके को। आपने इधर उधर नहीं भटकना। आप अगर अपना बूथ मजबूत कर देंगे तो मैं समझती हूँ हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहले भी आपने इस काम को बड़ी मजबूती से किया है और आने वाले समय में भी आप इस काम को बहुत अच्छा बखूबी निभाएंगे। मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ और खास करके सुल्तानपुरी जी को हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, सभी पार्टी के लोग जो आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सिंघा साहब की पार्टी के जो लोग आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे वक्त में आपने हमारे साथ मिलकर इस जंग लड़ाई को लड़ने में हमारा सहयोग दिया। इसके लिए आपका आभार। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद रानी साहिबा, आपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और अब मैं बड़े अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। CWC के सदस्य, दिल्ली से आए हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी गुरदीप सप्पर जी, इंडिया अलायंस के हमारे CPM के पूर्व विधायक हमारे साथी राकेश सिंघा जी, ओंकार जी, कंवर साहब, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य कर्नल धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, अनिरुद्ध सिंह जी, सभी समान हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार जी, हमारे मंत्रिमंडल के CPS श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी, हमारे पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे कुलदीप राठौर जी, इंटक के हरदीप बाबा जी, श्री राम कुमार जी, नाम ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, CPS शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक हरीश जनाटा जी, हमारे अजय सोलंकी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष शिव कुमार सोलन से जी, अनंत परमार जी सिरमौर के अध्यक्ष, हमारे CPF संजय अवस्थी जी, हमारे अजय सोलंकी जी, मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण, बाद में मैं आपसे मिल लूंगा। और इस संसदीय क्षेत्र के हमारे इंचार्ज जो पिछले कुछ दिनों से लगातार शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ में रखे हुए मेरे छोटे भाई रोहित ठाकुर जी, हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से युवा और कसौली के विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, शिमला, सिरमौर, सोलन और कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे सभी पदाधिकारीगण, पंचायत के प्रधान, दूर दराज क्षेत्र से आए
शिमला संसदीय क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता, आज हम एक ऐसे युग की तैयारी कर रहे हैं जो भविष्य में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा। ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश सरकार की नहीं है, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों की नहीं है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जनता की भावनाओं को खींचकर सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना चाहती है, ये लड़ाई उसके लिए है जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। 15 महीने पहले रिज के ऐतिहासिक मैदान से जब मैंने शपथ ली थी, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक षड्यंत्र के द्वारा, धनबल के द्वारा, एक आम आदमी जो 40 साल कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर अपने राजनीतिक जीवन के छात्र जीवन से शुरू करके, एनएसयूआई से शुरू करके, युवा कांग्रेस के से शुरू करके प्रदेश पदाधिकारी बनकर, नगर निगम के छोटे पार्षद से शुरू करके 20 साल विधायक रहने के बाद आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, जिसके परिवार में ना तो पहले कोई राजनीति में था और ना ही राजनीति उनके परिवार में इस बारे में सोचा जाता था। 40 सदस्य थे, मैंने और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद 15 महीने का हमारा कार्यकाल हुआ। 3 चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा। पहली चुनौती आर्थिक मोर्चे पर मिली। जब मैं और मुख्यमंत्री अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा प्रदेश का खजाना खाली है और जिस प्रकार से संस्थान खोल दिए, अगर इस प्रकार संस्थान खुल गए तो हमारी हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। ये पहली बैठक अधिकारियों के साथ थी हमारी। 1 महीना तक मैं दिन रात काम करता रहा, रात के 2-2 बजे तक सचिवालय में रहा कि किस तरह हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, किस तरह हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है। इस दिशा से मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे कार्यों से कुछ अधिकारियों को भी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो पिछले सरकार में भी अधिकारी थे। हमने उनकी परवाह नहीं की और मैंने धीरे धीरे भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करना शुरू किया। 1 महीने के अंदर मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ था। अधिकारी आए कि हमारा राजस्व बढ़ने लगा है और राजस्व बढ़ने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझ गया मुझे थोड़े और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने हैं। 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कह रहे थे कि पहली गारंटी में कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, सरकार का खजाना खाली है, कहां से देंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि आप 5 साल सोए रहे और जनता का पैसा लुटाते रहे। मैंने उस जनता के पैसे लुटने वालों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट का विस्तार हुआ, हमने पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस देके नवाजा, ओल्ड पेंशन स्कीम देके नवाजा।
पहली कैबिनेट में दे रहे हैं। आपका चुनाव तो 2027 में होना है। हमने कहा हम चुनाव के मद्देनजर के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। 40 साल बाद अगर हम सत्ता में आए हैं तो मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि बुढ़ापे में अगर उसका कोई सहारा है तो ओल्ड पेंशन ही है। ओल्ड पेंशन देने के बाद अभी 4 महीने ही बीते थे हमारी सरकार के। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, कई घर बह गए, कई सड़कें टूट गई, कई जगह बिजली की खंभे उखड़ गए, हर जगह तबाही का मंजर था। पूरे प्रदेश से मुझे फोन आ रहे थे कि मेरा घर बह गया, मैं कहां रहूंगा, मैं कहां रहूंगी। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश मैंने अपने जीवन काल में भी नहीं देखी हुई और आपने भी इतनी अत्यधिक बारिश अपने जीवन काल में नहीं देखी। 75,000 टूरिस्ट कुल्लू जिला में फंस गए। कुल्लू पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से अलग थलग पड़ गया। 15,000 गाड़ियां फंस गई। पूरे देश से मुझे फोन आने लगे, एम्बेसडर से फोन आने लगे कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा कीजिए। हम पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर के सड़क पर खड़े हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और जो 75,000 पर्यटक थे उन्हें सही सुरक्षित घर पहुंचाया और उनकी 15,000 गाड़ियों को भी सही सुरक्षित घर पहुंचाया। 48 घंटे में कुल्लू जैसा बड़े पहाड़ पीने के पानी की योजनाओं को टेम्परेरी तौर पर दुरुस्त किया, सड़कों को जोड़ दिया। अभी ये पहली आपदा से हम निपट ही रहे थे कि 14 अगस्त को मैं कुल्लू जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे पता लगा शिमला के शिवबोड़ी में एक बहुत ज्यादा भूस्खलन हुआ है, 22 लोग उसमें दब गए। पूरे प्रदेश से मुझे खबरें आ रही, मेरे साथ कर्नल दहीराम शांडिल जी आए कि सोलन में भी एक परिवार के 7 लोग दब गए। एक ही दिन में आपदा से ऐसा पहले कभी जीवन में नहीं हुआ। 51 लोगों की मौत हुई। इस आपदा में 551 लोग हमको छोड़कर चले गए। हर जगह तबाही का मंजर था। भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार बयान देकर ये सवाल कर रहे थे, आपदा प्रभावित परिवारों को कैसे राहत पहुंचाई जाए। हमने बार बार कहा कि हमें भी स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। पूरे जिलों में मैं घूमा, कांगड़ा क्या, शिमला क्या, मंडी क्या, कुल्लू क्या, सोलन क्या, बिलासपुर क्या, सब जगह मैं खुद गया। सुबह जाता था, शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था। ऐसी भयंकर आपदा हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े होइए। भारतीय जनता पार्टी मुसीबत की घड़ी में भी हिमाचल की जनता के साथ नहीं खड़ी थी, वो राजनीति करते थे। विधानसभा सत्र हुआ, प्रस्ताव लाए, 3 दिन तक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा करने के बाद मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इस प्रस्ताव के समर्थन में हमें सहयोग कीजिए। वो चुपचाप बैठे रहे और प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए। मैंने फिर उनसे बार बार प्रेस के माध्यम से अनुरोध किया, आप इस मुसीबत में हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होइए, हम आपको श्रेय देंगे, आप हमारे साथ चलिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के वित्त मंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला। मैं प्रार्थना करता रहा कि गुजरात की तर्ज पर, उत्तराखंड की तर्ज पर आप हमें हमारी मदद कीजिए। हमारी एक ना सुनी। इस क्षेत्र के संसद सदस्य सुरेश कश्यप जी से यह पूछा जाना चाहिए, प्रदेश के लोग आपदा से पीड़ित थे, सुरेश कश्यप जी एक भी सवाल सांसद में शिमला संसदीय क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था उसके बारे में नहीं पूछा।
सवाल तो दूर की बात, अरे आपके गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री है, एक साधारण सा कागज लेकर उनसे सिर्फ अनुरोध करके फोटो ही खिंचवा देते, वही सोशल मीडिया में डाल देते कि कम से कम हिमाचल के लोगों की मदद कीजिए, वो नहीं खड़े हुए। ऐसा सांसद चुनकर आपने भेजा जिसने आज तक, सांसद सुरेश कश्यप ने सांसद की कार्रवाई में भी भाग नहीं लिया और एक भी सवाल नहीं पूछा। ऐसा सांसद चुनकर क्या आप दोबारा भेजोगे? हाथ खड़ा करके बताइए। सवाल ये नहीं है, हम 15 महीने से काम कर रहे हैं। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। सोलन में सड़कें टूट गई, शिमला में सड़कें टूट गई, सिरमौर में कई घर बर्बाद हो गए। इन घरों को बसाने का जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार का था। दिन रात मेहनत की। मैं जानता हूं, हम 90% गांव में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से एक घर हमारा पक्का बनता है। अगर आपदा में वो घर पानी बहाकर ले जाए, रात को उस घर में आप खाना खा रहे हैं और पता लगे एकदम तेज बारिश से इतना तेज पानी आया, आप अपनी जान बचाकर भागोगे। उस घर में जो भी साजो सामान था वो सब रह गया, पीने के पानी का गिलास तक भी नहीं बचा। ऐसे 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते रहे। मैं गुहार करता रहा, मैं अनुरोध करता रहा, लेकिन उनके मन में हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दया नहीं है। मैं कुमारसैन गया, छपाल गया, रोडू गया, जुब्बल गया, ठियोग गया, सब जगह गया, सिरमौर गया, कसौली गया, परवाणु गया, दूर गया, नारागढ़ गया। कौन सा ऐसा क्षेत्र था मैं नहीं गया? हिमाचल का कौन सा ऐसा कोना नहीं था जब बाढ़ से प्रभावित लोग सड़कों पर रह रहे थे, टेंटों पर रह रहे थे? मैं सबसे मिला। अक्टूबर शुरू होने वाला था, उससे पहले शिमला जिला में सड़कों का इतना बुरा हाल हो चुका, हमारे किसान और बागबानों का सेब पक चुका था। 15 दिन भी लेट हो जाते 4 करोड़ की अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को होता। रोहित ठाकुर जी से मेरी चर्चा हुई, हमने अपने खजाने पूरे खोल दिए। जिसने जो मांगा सड़कें खुलवाने के लिए हमने दिल खोल कर दिया, और दिल खोलने के बाद एक भी बागवान का एक भी सेब इसलिए बगीचे में नहीं सड़ पाया क्योंकि हमने सारी छोटी छोटी सड़कों को, पंचायत की सड़कों को भी खोल दिया और सारा सेब मंडियों में पहुंचाया। फिर मैंने सोचा कहीं कहीं सेब दागदार हो गया होगा, उस सेब को भी 50 पैसे समर्थन मूल्य के रूप में बढ़ते थे। मैंने तुरंत प्रभाव से हमारी रोहित जी, मोहन ब्राक्टा जी, नंदलाल जी सबकी बैठक बुलाई और हमने उस समर्थन मूल्य को 1.5 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, 10.5 से 12 रुपए किया। किसान को नुकसान ना हो, वजन के हिसाब से सेब खरीदा गया और इस वर्ष हम यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से सेब खरीदेंगे। एमआईएस का पैसा आपका 5-5 साल तक पड़ा रहता था। हमने इस बजट में तुरंत प्रभाव से जितना भी एमआईएस का पैसा है 60 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से रिलीज करने की घोषणा की। 15 महीने में हमारी सरकार आगे बढ़ रही थी। आपदा प्रभावित परिवारों को कैसे बचाया जाए? अक्टूबर शुरू हो चुका, बच्चे टेंट में रह रहे थे, टेंट में। हमने हिंदुस्तान में पहला ऐसा नियम बनाया कि जो टेंटों में रहने वाले आपदा प्रभावित परिवार है, वो अगर उनको गांव में किराए पर मकान मिलता है 5,000 रुपया सरकार अपनी तरफ से देगी, खाना पीना और रसोई का गैस मुफ्त में देगी। यही मात्र काफी नहीं था। उन्होंने मुझसे मांग नहीं की। ये संवेदनशीलता है इस सरकार की, ये संवेदनशीलता है इस सरकार की। कहीं भी जाता था परिवार के लोग अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर रोते थे, कहते थे बड़ी मुश्किल से पाई जोड़कर एक घर बनाया, अब इस घर को कैसे बसाएंगे? मैंने तो अपने सिर पर ईंटें ढोई है, सड़क बहुत नीचे है,
अब हमारे पास रहने को कुछ नहीं है। मैंने अधिकारियों की बैठक कहा सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिल सकता है। मैंने कहा मैं आम परिवार से आता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं। 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए से ये घर नहीं बनने वाला। 1.5 लाख से ये घर नहीं बनने वाला। और मैंने कानून पढ़ा, रिलीफ मैनुअल पढ़ा कि प्रधानमंत्री आवास की योजना के द्वारा भी 1.5 लाख ही मिला जाता। मैंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया। 1.5 लाख से लेकर उन्हें 7 लाख रुपया दिया और तकरीबन 4000 परिवारों को ऐसी राहत पहुंचाई। 62 करोड़ रुपया शिमला जिला में दिया। 3000 घरों को जो आंशिक रूप से नुकसान हुआ था उनको 4000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए दिया। ये संवेदनशीलता है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार की। ये 15 महीने की सरकार काम कर रही है आपके। कोई मांगने नहीं आया था बात से कि हमें 7 लाख दीजिए। वो तो बेचारे दुबक के बैठे थे कि जो मिलता है उसी से गुजारा कर लेते हैं, 1.5 लाख से ही गुजारा कर लेते हैं। मैंने उनका दर्द देखा। कच्चा मकान किसी का बह गया उसको भी 7 लाख दिया। क्षतिग्रस्त थोड़ा सा हो गया उसको भी हमने 1 लाख रुपए दिया। किसी की दुकान चलेगी उसको हमने 1 लाख रुपए दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने 15 महीने जिस सरकार को चुनकर भेजा उस सरकार ने आपका दर्द जाना। आपदा में हम आपके साथ खड़े हुए। वर्ल्ड बैंक ने हमारी प्रशंसा की। नीति आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उनके उपाध्यक्ष ने हमारी प्रशंसा की। शांता कुमार जी ने हमारी प्रशंसा की। पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपदा के समय आप हिमाचल के लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। आपदा में हम खड़े हुए, सरकारी कर्मचारियों के साथ हम खड़े हुए, अनाथ बच्चों के साथ हम खड़े हुए, विधवाओं के बच्चों को 27 साल तक शिक्षा देने के लिए हम खड़े हुए। ये 15 महीने में हमारी सरकार ने आपके लिए कार्य किए। वो प्रदेश जो आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा था, हमने अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, उसमें 20% का सुधार किया। और 1 साल में आप भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से आपका पैसा जा रहा था, हमने 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया जो हिमाचल प्रदेश की जनता में हमने बांटा। दुख इस बात का होता है, दूसरा बजट बन रहा था। दूसरे बजट में मैंने अधिकारियों से पूछा, आप बताइए कि हमारे पास जो हमने चोर दरवाजे बंद के कितना पैसा बचा है। एक चोर दरवाजे का मैं उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि आपको भी काफी देर होगी है, काफी दूर जाना है। शराब के ठेकों की नीलामी होती थी। वो सिर्फ क्या करते थे, टेंडर नहीं होता था, रिन्यू कर देते थे 10% पर। 4 साल से हर साल 160 करोड़ रुपया आता था। मैंने बैठक की, मेरे पास भी आए कि हम 160 नहीं, हम 200 करोड़ रुपया दे देते हैं। आप इसको जैसे पिछली सरकार की प्रथा चली है उस सरकार की प्रथा के अनुसार इसको भी आगे बढ़ाइए। 4 साल से चलती आ रही है। मैंने कहा मुझे दाल में कुछ गड़बड़ लग रही है, दाल काली लग रही है। और मैंने टेंडर करवाया 2023-24 तक। एक ही साल में जो 160 करोड़ रुपया मिलना था, 600 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार के अकाउंट में। अधिकारी लोग से कह रहे थे कई और तरीके अपनाए, 2200 करोड़ कई और तरीके अपनाए। और शराब की बोतल पर हमने कहा कि जो शराब पीने वाला है ना, हमने सोचा वो फिर देखता नहीं है, हमने बोला 10 रुपए पर बोतल मिल्क सेस भी लगाया। उससे भी हमने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 116 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। सोच है हमारी, हम गांव के परिवेश से आते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी पर देश मजबूत नहीं होगा। अब धीरे धीरे हम दूसरा बजट बनाने लगे। दिसंबर आ गया, अधिकारियों ने मुझे कहा
दूसरे बजट में हम गांव से जुड़ी योजनाएं को लेकर आए, गांव के लोगों के पास पैसा कैसे पहुंचे इस प्रकार की योजनाओं को लेकर आए। और हमने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की 1,15,000 विधवा महिलाएं एकल नारी की सुरक्षा की बात कही। हमने कहा जितनी भी विधवा बहनें हैं उनकी बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना चाहते हैं, हिमाचल से बाहर भी बनना चाहते हैं, 27 साल तक चाहे उसकी फीस 1 लाख रुपया एडमिशन फीस हो, 50,000 रुपया हॉस्टल फीस हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी और हम उनके लिए ये योजना लेकर आए। मनरेगा में कई मजदूर लगते हैं। जब मनरेगा चलती थी तो मोदी जी कहते थे मनरेगा को बंद कीजिए। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी की सोच थी कि गांव के लोगों के पास पैसा पहुंचना चाहिए। मनरेगा शुरू की गई, 100 दिन का रोजगार गांव में मिलने लगा। मैंने देखा गांव में कई महिलाएं काम करती है, पुरुष काम करते हैं। 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि हमने मनरेगा की दिहाड़ी में की। 1 अप्रैल 2024 से 300 रुपए की मनरेगा की दिहाड़ी हमारी बहनों और भाइयों को गांव में मिलने लगी। यही नहीं, हमने पूछा और कितना पैसा बचा है। कहा अभी पैसा 1200 करोड़ के करीब बचा है। हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग गांव में रहते हैं, उनको कोई दर्द हो जाए, कहीं भी रहते हैं तो थोड़े दिन दर्द सहन करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। मैंने 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब के लिए मुफ्त में इलाज की योजना लाई। जो पैसा हमारा बचा हुआ था उससे ये योजना लाई। अब जो बेचारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, 70 साल के ऊपर के होंगे, सब तो बेचारे विधायक नहीं बन पाएंगे, लेकिन आपकी बीमारी का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। इंडिया लाइफ के हैं कई लोग लीडर होते हैं और जीवन सेवा में लगा देते हैं, लेकिन कई बार वो विधायक नहीं बन पाते, लेकिन वो लीडर कहलाते हैं, सेवा भाव भी होता है। यही नहीं, फिर गांव के किसान के हाथ में कैसे पैसा पहुंचा जाए। मिल्क फेडरेशन 32 रुपए किलो दूध खरीदता था। फिर हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जिसने दूध पर एमएसपी दिया। 32 रुपए से हमने गाय का दूध का मूल्य 45 रुपए किया, भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए किया। अब जब गाय भैंस अपने गांव में रखी होती है तो गोबर भी होगा। हमने कहा गोबर आधारित खेती जो भी किसान खरीदेगा, 40 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाएगा, 30 रुपए किलो मक्की खरीदी जाएगी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य बना। अभी तो ये शुरुआत है 15 महीने। इसके साथ इस बजट का सब चीजें चल रही थी। बजट रखा गया 17 फरवरी 2023 को 24 को। सबने बजट में प्रशंसा की। 9 जो बिकाऊ विधायक हैं जो राजनीतिक मंडी में बिके, मेरी प्रशंसा के फूल बांध रहे, कहते हैं ऐसी योजनाएं हमने पहले कभी नहीं देखी। सबने आकर विधानसभा में मेरी बजट भाषण पर प्रशंसा की। कह रहे कि 70 साल के आगे बुजुर्गों का हमारे से भी बहुत अच्छी योजना लाई है। बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, कहते 4% डीए भी आपने सरकारी कर्मचारियों को दे दिया। कहा ये एक और अच्छी बात की। मैंने बोला वो क्या? सुन रहा था मैं भाषण, सब मंत्रिमंडल के सदस्य जी थे। अनुज सिंह मेरे से पास उठ के आए कि बजट बहुत भाषण है, तो दूसरे से एक बिकाऊ विधायक वहां क्या बोल रहा, बहुत अच्छी लाई। पुलिस कर्मियों को डाइट मनी 210 रुपए मिल रही थी, 1000 रुपया बढ़ा दिया। बजट में इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही हूँ, मैं भी बड़ा खुश हो गया। कोई नहीं है, राज्यसभा का चुनाव आया, कांग्रेस पार्टी ने एक लीडिंग एडवोकेट मनोज सिंघवी जी को खड़ा किया। यही है जो सिसल होटल नजर आ रहा है ना जी, यहाँ हमारा सबका डिनर हुआ।
टेबल भी बड़े सुंदर और फूल भी बड़े अच्छे। ऐसा कोई विधायक नहीं जो उसमें प्रशंसा ना कर रहा हो। कह भी रहा सिंघवी साहब कोई चिंता नहीं, बड़े अब जो लर्नड आदमी होते हैं, पढ़े लिखे आदमी होते हैं, वो विश्वास करते हैं। अब राजनीति में विश्वास उन्होंने किया, कहा जी ये भी लाओ वो भी लाओ, कहते ठीक है जी ला। मैंने बोला इस सबके कैसे हम देंगे। खड़े होकर बड़े स्टाइल से फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ये वो, आप देखना उनकी फेसबुक पर। अगले दिन ब्रेकफास्ट में भी आए 2-4 उसमें। मैंने बोला पहले तुम ही वोट डालने जाओ। डाउट तो मुझे रात को हो गया था। रात को गाड़ियां जब चल रही थी तो मुझे सीआईडी की रिपोर्ट आई, वीडियो आए इनके कि बिली पार्क से निकले हैं, कोई शॉल डालकर कोई चप्पल डालकर। सुबह पता लगा, सवेरे 10 बजे मुझे पता लग गया कि 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मैं समझ गया क्रॉस वोटिंग कर दी। कोई बात नहीं, मेरे से नाराजगी है ना आपकी, आप मुझसे बात करो। मैंने रोहित हर्षवर्धन अनिरुद्ध जी की ड्यूटी लगाई कि इनसे बात करूं। सब बेचारों ने बात भी की उनसे, पर उनको कहा, उनके आंखों के सामने तो अटैची नोटों के भरे नजर आ रहे थे। और जब अटैची भरे आ रहे थे, मैंने बोला फिर वो गए क्यों हुआ? कहते हरियाणा सरकार का हॉलीडे इन है, वहां चले गए। एक बंदे ने मुझे उन्हीं के साथ जो था पीएसओ पहले उन्हीं के साथ कि जी अभी दूसरी किस्त लेनी है, पूरे लेने के लिए। जब दूसरी किस्त लेने आ गए तो आगे अगले दिन हम बैठे हुए विधानसभा में, हमने इकट्ठे डिनर किया। मैं बरागटा जी नंदलाल जी गाड़ी से उठ के आया और अंदर बैठे, इतने में पता लगा एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, एक और हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, अनाडेल उतर के, और इनके चालक महाराज राजीव बिंदल जी गाड़ी में बैठे हुए, बंदूक के बाहर निकाली हुई सीआरपीएफ के, और विधानसभा का गेट ही तोड़ मारे। अब विधानसभा का गेट ने क्या किया, भैया गलती भी तुमने की। फिर ऊपर आए, मैं बजट के रिप्लाई की तैयारी कर रहा था। जब वो विधानसभा के कार्यालय में आए, हमारे लोगों ने उनसे बात की, कोई बात नहीं आप आ जाओ, हम हार गए हैं। उन्होंने कहा कि हम बजट में आप हमारा साथ दो, आप हमारे साथ खड़े हो। मैं बजट की तैयारी कर रहा था, जयराम जी अंदर हल्ला कर रहे थे, बहुत जोर जोर से नारे लगा रहे थे। दोपहर का भोजन काल के लिए विधानसभा भंग हुई। मैंने स्पीकर महोदय को कहा कि हमने बजट प्रस्तुत करना है, पास करना है। उतने में पता लगा कि इन्होंने खबर खिला दी कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। सारे हिमाचल से मुझे फोन आने लगे। मैं टीवी के माध्यम पर आया, टीवी के सामने आया। मैंने कहा मैं एक योद्धा हूं, संघर्ष की राजनीति से निकला हूं, आम आदमी का दर्द जानता हूं, गरीब की पीड़ा जानता हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और मैंने ये बात कही, और मैंने एक बात कही, मैंने ये बात कही और हमने बजट पास किया। बजट पास करने के बाद मैंने अनिरुद्ध को बोला, रोहित जी को बोला, हर्षवर्धन जी को बोला कि इनसे बात करो और कोई बात बनती है तो इनसे बात की जाए। कहते बात सुनने को ही तैयार नहीं है। मैंने बोला बात क्या है? कहते वो जो अटैची है ना वो बाहरी है। तो वो हम कुछ कहते टैक्सी का इंतजाम, मैंने बोला हम तो टैक्सी वाले नहीं, हम तो जनबल वाले हैं। ये बात हुई। जयराम ठाकुर जी चले गए गवर्नर के पास 29 तारीख को 7 बजे। अभी आ रहा हूं उस पर भी। 7 बजे चले गए गवर्नर हाउस से। मुझे पता लग गया कि वो रात को कोट चलाने गए। कपड़ा लिया फटाफट रेमंड का, और उन्होंने कोर्ट चलाने चले गए कि ओथ होने की है। उनको क्या पता था कि हमारे जो स्पीकर महोदय है कानून के ज्ञाता है, उन्होंने कानून पढ़ा। बजट में भाग न लेने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर फोन करने लगे कि हम डिस्क्वालीफाई हो गए, तो जिनसे बात।
डिस्क्वालीफाई हो गए। यहां नहीं आए, वो वही है, बंदूकों के साए के नीचे वो बैठे रहे। क्यों? फिर 1 महीना तक ललित होटल से हरिद्वार गए, वहां गंगा में नहाए, पाप धोना चाहते थे। फिर ऋषिकेश चले गए योगा करने के लिए, फिर ललित होटल गए। परिवार वाले मेरे से संपर्क कर रहे, मैं उनसे संपर्क कर रहा हूं कि भाई आप आ जाओ, लेकिन वो नहीं आए। वो राजनीतिक मंडी में बिके हैं। जो लोग राजनीतिक मंडी में बिकते हैं, जो जनता की वोट पर चुनकर विधायक बनते हैं, और जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी को आप माफ करेंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बोलिए। मैं ये चाहता हूं, ये कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का सवाल नहीं है। ये कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का सवाल नहीं है। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी में जो आपके आशीर्वाद से बैठे 3.5 साल और चलेगी, लेकिन ये सवाल क्या है? ये भविष्य की राजनीति को दिशा और दशा तय करने का सवाल है। कल को तो कोई भी पार्टी ताकतवर होकर जो विधायक आपके बोर्ड से चुनकर आएगा उसको खरीद लेगी। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन सकता है जो इस लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ को मजबूती, एक तारीख को प्रदान कर सकता है। मैं सिर्फ इसलिए प्रार्थना करने आया हूं। 15 महीने की सरकार ने आपके हित के फैसले किए, आप लोगों के फैसले किए, लेकिन 15 महीने की सरकार को जयराम ठाकुर जी ने पैसे के दम पर जिस प्रकार छीनने की कोशिश की है, उसे सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। मैं ये नहीं कहता, अगर इतना पैसा इन्होंने जब छोटे छोटे बच्चे गुल्लक के माध्यम से आपदा राहत में दे रहे थे, जितना 15 करोड़ से ज्यादा अगर आपने आपदा राहत में दिया होता, आपदा राहत में राशि लाई होती, तो जनता आपको मानती, तो जनता भी आपकी इज्जत करती। आज वक्त आ चुका है, हमारे पास धन बल नहीं है, हम भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह ही है अभी आजकल, सीपीएम की तरह है हम भी। ये बेचारे लाल सलाब करते करते उमड़ के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए। हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास आपका बल है। मैं हिमाचल की जनता से, आज मैं हिमाचल की जनता से, शिमला की राजधानी से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। 75 साल से हमारे एक वोट मिला है, उस वोट को कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा आप लोगों को दिया गया। आजादी से पहले 600 साल हम गुलाम रहे, हमारे पास कोई वोट का अधिकार नहीं था। ये वोट ही आपकी ताकत है जो हमको आपके सामने लाती है। इस वोट के दम से भी हम विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। कोई भी पार्टी हो, अगर हम गलती करें हमें सजा दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को खराब करने का कार्य किया है। इस कार्य में को खराब करके जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और आपके वोट को छीनने की कोशिश की है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए तो ये मत देखिए कि हम कांग्रेस पार्टी की विधायक प्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों को वोट डाल रहे हैं। आप ये देखिए कि जो लोग लोकतंत्र को छीनने की कोशिश करते हैं उनको सबक सिखाने जा रहे हैं। तो क्या आप सबक सिखाएंगे? 1 जून को जब वोट डालने जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक राज्यसभा की सीट चुराई है, लोकतंत्र तब मजबूत होगा, बिकने वाले तब हारेंगे जब चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर जाएगा। ये लड़ाई सत्ता की कुर्सी की नहीं है। हमारी कुर्सी
अभी 3.5 साल हमारी कुर्सी है। जयराम जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सरकार 14 महीने की फिल्म है। हमारी सरकार अभी 3.5 साल और अधिक फिल्म है, और इस कांग्रेस की सरकार का 2027 में दूसरा पार्ट भी आएगा। यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा में कहा, ये जो सरकार है इसको भगवान भी नहीं बचा सकती। ये कहा है, ये जो सरकार है इसको भगवान भी नहीं बचा सकती। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही भगवान है। इस सरकार को जनता ने ही बचाया, भगवान ने ही बचाया। आज जिन्होंने भी इंक्वायरी आगे बढ़ रही है, कई तथ्य सामने आ रहे हैं। ये लड़ाई भू माफिया के खिलाफ, खनन माफिया के खिलाफ, नशाखोरिया माफिया के खिलाफ भी है। जो इंक्वायरी में सामने तथ्य आ रहे हैं, अभी तो कहीं जगह जाके बोलूंगा। धीरे धीरे इन भ्रष्टाचारी लोगों की एक एक परत उतारूंगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, ये सब सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये भी कह देना चाहता हूं, मैं ये भी कहना देना चाहता हूं, रात को सभी जो बिके हुए विधायक हैं, नींद नहीं आ रही होगी, पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है, आ रही है। कुछ तो सीआरपीएफ वाले आज भी खड़े हैं, वो पैसे की चौकीदारी के लिए खड़े हैं। हिमाचल पुलिस पर विश्वास नहीं है उनको। मैं एक और कहना चाहता हूं, हमारे पास सारे तथ्य अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ तथ्य मैं अभी खोलना नहीं चाहता। एक अनुरोध करना चाहता हूं, आपदा में हम लोग आपके साथ खड़े रहे। 22,000 परिवारों को हमने बचाया। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के साथ हम खड़े रहे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से हमने नवाजा। बुजुर्गों की पेंशन का एरियर जो मेडिकल बिल है सारा हम अभी रिलीज करके आए हैं, उनको हमने नवाजा। अनाथ बच्चों को हमने हर महीने उनकी पढ़ाई का खर्चा और सब कुछ हम दे रहे हैं, हम उनकी ख्याल रख रहे हैं। विधवा बहनों की पढ़ाई का बच्चों की खर्चा इस बजट की योजना के द्वारा हम दे रहे हैं। दिव्यांग और नशाखारी के लिए पहला स्कूल हम बनाने जा रहे हैं। ये सब काम हमने 15 महीने में किए हैं। सुरेश कश्यप यहां से गया, कुछ नहीं करके गया। हमने उसके बाद बजट पास होने के बाद 800 करोड़ रुपया जो बचा था, इस मंच के माध्यम से जयराम ठाकुर जी बार बार कहते थे 1500 कब देंगे। राजीव बिंदल जी चीख कर कहते थे 1500 कब देंगे। लाहौल स्पीति में तो हमने 1 मई 2023 से देना शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से हमने 1500 रुपया, जो बहन हमारी 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, वो बुढ़ापे के 90 साल तक भी जाएगी, उसके शरीर में अंतिम सांस बची होगी, हमारी सरकार हर साल उसको 18,000 रुपया देगी। ये हमारा वादा है। अब जयराम ठाकुर जी चले गए, अपने विधायक दल को लेकर चले गए चुनाव योग। कहा कि बहनों को 1500 क्यों दे रहे, हमने देना है, आपने तो पैसा बहाया है, हमने 800 करोड़ रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो लोग चुनाव योग पर जो दबाव डाल रहे हैं, हमारा इस ऑन गोइंग स्कीम को चालू नहीं होने दे रहे हैं, जून के पहले हफ्ते में उनको अप्रैल और मई दोनों की किस्त 3,000 रुपए उनके अकाउंट में जाएगी। आप फॉर्म भरिए। मैं हिमाचल प्रदेश की सभी माताओं से, और अपनी प्यारी बेटियों से जो 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, उनसे कहने जा रहा हूं,
आप आज से फॉर्म भरना शुरू कीजिए और जितने फॉर्म भरोगे, एक परिवार में 2 भी होगी, हम आपको जून में 3000 रुपया देंगे। ये मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ से की गई घोषणा है। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, जयराम ठाकुर जी, आप अपना कोड जो दर्जी के पास लेके गए हैं वो सिला सिलाया ही रह जाएगा। अंत में एक ऐसा प्रत्याशी, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, इस सभागार में सब लोग बैठे, हमारे 6 प्रत्याशी की तुलना कर लीजिए, स्वच्छ छवि की है। कई प्रत्याशियों के अकाउंट में तो 22,000 रुपया है, कईयों के 50,000 रुपया, एफडी भी 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। 6 के 6 प्रत्याशी हमने ईमानदार छवि और स्वच्छ छवि, और 4 प्रत्याशी स्वच्छ छवि के लिए। सुल्तानपुरी और जो 4 जून को सरकार बनाने की बात करते हैं, हम लोगों को देखिए, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हम सत्ता सुख के लेने आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। एक सुल्तानपुरी विधायक जिनकी ईमानदार छवि है, स्वच्छ छवि है, पहला चुनाव बेचारे कसौली से 24 वोटों से हार गए, दूसरा जीता, आज आपके सामने लोकसभा के सांसद के रूप में आए। एक वो सरकार, उसका प्रत्याशी जो विधानसभा में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़ा हुआ, उनके दुख सुख में शामिल हुआ। एक वो सांसद दोबारा से आपके बीच में आ रहा है जो अपने गृह मंत्री और मिनिस्टरों से मिलने की हिम्मत ही नहीं कर सका। तो क्या ऐसे प्रत्याशी को आप वोट देंगे? तो सुल्तानपुरी के लिए जोर से तालियां बजाइए। इनके लिए एक बार मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं, हमारा ये प्रयास है 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य होगा। आपने ये अंत में इंडिया अलायंस का हम एक नारा लगाते, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस, जोर से नहीं मार रहे, हाथ खड़ा करके करना, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा शिमला शहर के हमारे कार्यकर्ता माननीय हरीश जनाता जी की अध्यक्षता में पुष्पहार से सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, शिमला शहर के कार्यकर्ता। और आप तमाम जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सभी से आग्रह है कि सुरक्षित आप अपने घर पहुंचे। आप तमाम कांग्रेसियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। महत्वपूर्ण सूचना है, कुछ मोबाइल मिसिंग है आज की रैली से। एक कपिल देव जी का मोबाइल है, अगर किसी को मिला हो तो कृपया वो मंच पर देने की कृपा करें। और सोलन और सिरमौर के जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था वापसी में की गई है। आप सभी से निवेदन के वो अपना घाट में आप सभी